बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 मार्च साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाश हैं कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक, तेज तेज ट्वीटें कर रहे हैं। नहीं, मैं वो ना दरअसल आज जिसे कहना चाहिए वो नए लैपटॉप का इफ्तिताह फरमाया गया। इसलिए मगरूर मगरूर फिर रहे हैं। मगरूर वाली बात नहीं है। वो पहले मैं सिर्फ बी लिखता था तो बिजनेस रिकॉर्डर खुल जाता था। डी लिखता था मेरे को खोल नहीं होंगे सर। वो इसमें क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री में सेव थे ना वो सारे। जी, अब वो नई हिस्ट्री में सेव होने लगेंगे। ठीक है, आपको पता बड़ी खबर आई है मेरे पास, बहुत बड़ी खबर। कीड़ा पाई है जो बड़ी खबर आई है, तरीन साडा पाई। नहीं नहीं नहीं, ये सब छोटी खबर है। देखिए, आज एक बंदे ने फिक्रा कहा, मेरा नहीं है किसी का है, लेकिन कमाल का फिक्रा था। इमरान खान एक अलीम तरीन आदमी है। अच्छा है, खबर तो अच्छा है, खबर अच्छा। तो सुने। जो आलमी नहीं आफाकी साजिश, आपने साजिश को आफाकी करार दिया। मैं आफाकी साजिश, मैं उसके बाद की अपडेट लेके हाजिर हूं। अच्छा, आलमी अरबा की बदरूहों से साईं काइम अली शाह ने राब्ता कर लिया है। हाय 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 हाय। वो यकीनन उन्होंने फिर ये वाली जो हमारी बनी गुलाब वाली बदरू हैं उनको इनकाउंटर करने के लिए एग्जैक्टली कि मरीख तक से जो है ना असर वो जायल किया जाए, वो जायल किया जाए। ठीक हो गया। ले जनाब, स्टेटस को मॉनेटरी पॉलिसी रह गई थी लास्ट रिकॉर्डिंग में। बिल्कुल ठीक कल वो आई है ना, हाँ, मंगल को। हाँ जी, स्टेटस को 9.75%। बरकरार इसका रखा मतलब गया। है इन्फ्लेशन रोकने का कोई इरादा नहीं है। नहीं, वो आपने खबर पढ़ ली होगी यार, आईएमएफ की थी शायद, कि आईएमएफ की थी या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के बाकी माली साल तक, उन्होंने इस साल के आखिर तक कहा है, पता नहीं वो माली साल है कि कैलेंडर ईयर है, ठीक है, मेरा ख्याल है इस साल के एंड तक उन्होंने कहा है, तो कैलेंडर ईयर ही कहा है, ठीक है, क्योंकि हर मुल्क का अपना माली साल होता है। तो वो कैलेंडर, तो जनरलाइज तो वो हमारी स्पेसिफिक बात तो नहीं कर सकते, वो जनरलाइज। उन्होंने कहा जी दिसंबर तक पाकिस्तान में अफराते ज़र की शरह डबल डिजिट में रहेगी। ओके, तो उसके बाद फिर मतलब कि चलो जरा बेटा जो लेके आए हुए हैं, ठीक है, रजा बाकर है, उन्हें तुन के रखा है, चुप के रखा है। 12% प्लस पे इन्फ्लेशन चल रही है एज पर ऑफिशियल उन्होंने डाटा। कहा जी 12% से 13% हो सकती है, 12% नहीं हो सकती, 11.25 नहीं हो सकती। लो जी, पहला फटा पै गया। हाँ जी तरीन। हाँ, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कहा है कि अगर फ्यूल के प्राइस को कैप कर दिया गया तो ये कौमी खजाने के ऊपर बोझ साबित होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी हुकूमत पाकिस्तान की होती है, जिसका सरबराह जो होता है वो वज़ीर ख़जाना होता है, और वज़ीर ख़जाना का दूसरा बयान उसके साथ बड़ा करके छपा हुआ है कि आईएमएफ को हमारे मामलात से परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमने जो पैकेज दिया है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये खबर, अभी 2 खबरें जो हैं मैंने जोड़ी हैं, अब मैं इसके ऊपर तीसरी खबर लगाना चाह रहा हूँ। आईएमएफ में आइंदा इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना को कहा है कि ये जो आपने हरकतें फरमाई हैं ना, ये सारी की सारी इनकी तफसील लेके हाजिर हो जाए। अब इन तीनों खबरों को मिला के पढ़े ना तो आपको पता चलेगा कि भला क्या मतलब वो काम जो है वो मुवक्किलीन तक ही पहुंचा हुआ है, को समझ नहीं आ रही की और है। ये आईएमएफ ने तलब किया इसको है। लो जनाब, टीफा के ऊपर जो ट्रेड एंड प्रेफरेंशियल था हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, वो मौजूदा हुकूमत उसका दोबारा इफ्तिताह कर दी। मुशर्रफ दौर से चला आ रहा है, शौकत अजीज इसका बानी मुबानी था, ठीक है, इस पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। 9/11 के बाद अमेरिका ने हमें कहा था कि जनाब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम करते हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है, उसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हुए, मुज़ाकरात चल ही जा रहे हैं। आईटी के शोबे में अमेरिका कहता है जी हमने इन्वेस्ट नहीं करना, आपके यहाँ कॉपीराइट नहीं है, हाँ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल का इशू है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है,
तो और भी बहुत सारे शोबों से उन्होंने कहा ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ भी कर दो, बाजी एडी अमीर हो गई, बाकी भी लोग अमीर हो जाएं। तो अब उसके हवाले से मुज़ाकरात थे, पीटीआई की हुकूमत ने दोबारा इफ्तिताह कर दिया टीफा का। हाथ दे यार, वैसे ही मान से बंदा बेशर्म होना चाहिए। एक मिनट रुक जा, चेक करें जरा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसका चले गए होंगे RLNG फायर्ड बिन कासिम पावर स्टेशन 3 का। हाँ, तो अब्बासी क्या करके गया था अगर इसने इफ्तिताह करना था? ये इफ्तिताह हो गया है ये हालांकि कोल का प्रोजेक्ट लगा था बिन कासिम के ऊपर, जो कि कतर वालों ने लगाया जी, RLNG का नहीं था। उसका इफ्तिताह हो गया था, RLNG का नहीं था मेरा ख्याल है। मतलब वो उसने तो पैदावार शुरू कर दी थी, इसका सिर्फ इफ्तिताह किया था उसने। अब्बासी साहब ने इसकी तमीर का आगाज किया था। ठीक है, अभी यूनिट चलने लगा है। और यूक्रेन की लड़ाई से और कुछ हो ना हो, आइंदा कम से कम 2 से 3 साल के लिए RLNG आसमान को वजी जाके, LNG जो है वो आसमान पे चली जाएगी। ठीक है, जंग हो गई ना भाईजान। तो LNG अगर आसमान पे देखें, आज भी सऊदी अरब अगर ये सोचे कि मैं गैस के शोबे में एंट्री डालना चाहता हूँ, तो उसे 3-1 साल लगेंगे वो मशीनरी इंस्टॉल करने में, जिसमें गैस को लिक्विड करके और वो जहाज़ों में भर ले। और वो स्पेशलाइज्ड जहाज़ जो कि उसके लिए होते हैं, वो को 200-250 जहाज़ बनवाना पड़ता है आपको, उसके अंदर उसे 3 से 5 साल का अरसा चाहिए। अब इसमें जो सबसे बेहतर प्लेयर हो सकता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक तो है गैस, और दूसरा जो है वो अल्लाह आपका भला करे, उसने सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लिया था। इन्वेस्टमेंट उसके अंदर सऊदियों की थी, लेकिन फिर अमेरिका ने उनके ऊपर NGOs चढ़ा दी और उन्होंने कहा कि बड़ी यहाँ पे इन्वायरमेंट की पोल्यूशन होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट सस्पेंड पड़ी हुई है। जो सबसे बेहतर हल हो सकता है, वो प्रोजेक्ट लग गया लेकिन चलाने नहीं दिया अमेरिकन ने उसको, ऑस्ट्रेलियन को। तो आजकल अमेरिकी ऑस्ट्रेलिया के दोस्त भी होते हैं, क्वाड 4। ठीक है, तो अगर वो चल जाए तो हो सकता है फिर LNG सस्ती मिल जाए। लेकिन इस वक्त यूक्रेन की जंग के पस मंजर के अंदर, जबकि कल अमेरिकी सदर ने रूस से आने वाले तमाम तेल और तेल की प्रोडक्ट के ऊपर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है इक्तिसादी पाबंदियों के तहत, तो उस सूरत के अंदर ये फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी। अब मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है, अमेरिका 1% अपनी ज़रूरियात का 3% और रूस की बरामदात का 1% तेल जो है, मतलब कि रूस की टोटल तेल की बरामदात जो है, अमेरिका उसका 1% खरीदता है। ठीक है, जो कि अमेरिका की टोटल ज़रूरियात का 3%। ठीक है, ठीक हो गया। वो कहते हैं अगर ये पाबंदी लग भी जाए तो रूस की सेहत को कोई असर नहीं पड़ता। अब इसमें जो कैच है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। ठीक है, वो कैच ये है कि रूस ने फौरी तौर पे इंडिया को सब्सिडाइज्ड प्राइस के ऊपर, कुछ कहते हैं 40% के ऊपर, कुछ खबरें हैं 60% के ऊपर ऑफर कर दी। रशिया ने कहा है कि जी सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर हमसे आप तेल ले लें। प्यूटन तो $300 फी बैरल की बातें कर रहा है। हाँ, उसने कहा जी आलमी कीमत का आधा हमें दे दीजिएगा। उन्हें $150 तो देना है ना, समझिए। तो और पैसे जो हैं वो आप हमें रूबल में दे दीजिएगा। यानी कि इंडिया का हमेशा रूस के साथ यही रहा है कि वो पेमेंट्स ऑलमोस्ट रूबल में करता है। और रूबल के अंदर पेमेंट का मतलब होगा कि अमेरिका इंडिया की जैसी भी प्रोडक्ट होंगी वो एक्सपोर्ट होंगी रशिया को, और वहाँ पे बिकेंगी, और उसके नतीजे में जो रूबल आएंगे वो मुकामी तौर पे अदा कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं कि रूबल में ट्रेड, बायलैटरल। हाँ। तो उसने कहा जी आप इसमें दे दीजिएगा, यानी कि आपको अगर हम तेल देंगे तो उसके बदले में आपको हमें अशिया दे दीजिएगा, अदायगी डॉलर में ना हो। एक तो उसका ये पहलू है। अब आजकल चूंकि इंडिया जो है उसकी अमेरिका के साथ भी यारियां हैं, अब देखना है उसकी क़यादत कितना प्रेशर ले पाती है दोनों साइड का। लेकिन जो भी होगा वो इंडियन अवाम के मफाद के अंदर ही फैसला करेंगे ना, जाहिर है। मतलब उनकी क़यादत जो है वो बड़ी नेशनलिस्ट क़यादत है, हमारी तरह नहीं है कि टोट काट मारे। एनीवे, तो बात में क्या, हाँ, अब इस सूरत के अंदर ना दूसरी तरफ ये सवाल आ गया है, दूसरी तरफ ये सवाल पैदा हो गया है कि देखिए अगर इंडिया, चाइना और रूस ये दोनों तीनों कहते हैं मिलके अमेरिका को कि भाई जनाब टेंड पे रेड़े, तो 1 अरब की आबादी चाइना की,
140 करोड़ की। चलो 1.5 अरब की आबादी चाइना की और तकरीबन इतनी ही इंडिया इंडिया की। ये दोनों मिलके दुनिया की आबादी का तकरीबन हाफ हो जाते हैं। यस। ठीक है। और तीसरे नंबर पे कुछ 34 करोड़, मेरे 32 करोड़ है, 34 करोड़ है रशिया की। नहीं, रशियन हैं तकरीबन 19 करोड़। चलो दोनों 2.5 करोड़ हम समझते हैं जी, दोनों तीनों मुल्क मिला के ये दुनिया का 50% पॉपुलेशन हो जाते हैं, या 50% सारिफ हो जाते हैं, या 50% कंज्यूमर हो जाते हैं। चले इसको भी छोड़ दें। आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो है वो अलग करके तो बाकी आप मार्केट में क्या बेचेंगे? 14.5 करोड़ रशियंस। ठीक है, चलें 12 कर लो जी जी। कुछ मरने भी तो नहीं ना जंग थे। 14.5 करोड़। अब इसका ये एक है कि आप इनको कैसे अलग कर सकते हैं। पहली तो बात ये है कि इंडिया पता नहीं रशिया की तरफ जाता भी है कि नहीं जाता, क्योंकि उसका राइवल चाइना उधर बैठा हुआ है। चीन तो जाएगा, तो चाइना तो है, लेकिन अगली बात, चीन ने रूस के साथ खड़े होने पे बहुत सारे मामला से इनकार कर दिया। अच्छा। जहां से रूस को अब मार पड़नी है। अगर चीन उसके साथ कहता कि भाई हम उस तरह तुम्हारे साथ हैं जिस तरह पाकिस्तान के साथ, गैर मशरूत, हाँ, गैर मशरूत तौर पे हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखें ना, चाइना ने भी तो अपनी प्रोडक्ट जो है या प्रोड्यूस जो है, टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज को बेचनी है ना। तो उसने सिर्फ गैस और तेल तो नहीं ना बेचना। ऐसे ही है, चीन पे पाबंदियां लग जाएंगी अगर साथ देगा। अगर वो साथ में खड़ा होता है तो उसने देखा कि भाईजान मैं जो इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता हूँ, 1000 अरब डॉलर से ज्यादा की मैं अमेरिका और चाइना को एक्सपोर्ट करता हूँ, वो मैं अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों करा? 1000 अरब डॉलर ज्यादा मेरा 2200, मैं हजारों अरब डॉलर, जी जी, हजारों अरब डॉलर की मैं जो एक्सपोर्ट करता हूँ, और अगर पाबंदियां लग गई मेरे ऊपर, आप देखिए पहले चाइना से सर्वाइवल लेना मुश्किल हुआ है, जो अभी थोड़ी बहुत पाबंदियां ट्रंप लगा के गया। ऐसे में दुकान बंद हो जाए तो दुकान ही बंद हो जाए, ठीक है ना। और अभी तक भी फुल फेस पे प्रोडक्शन वापस नहीं आई चाइनीज की अभी तक, ठीक है। ट्रंप ने जो पाबंदियां लगाई थी उसके बाद चाइना के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो थी वो नीचे चली गई थी। इसी की वजह से तो हमारा वो निकला है ना। अब देखें ना, चाइना को ऑर्डर्स प्लेस करना बंद किए वेस्टर्न कंपनियों ने, तो हमारी लॉटरी निकल आई। और हमारी नहीं निकली, इंडिया की हमसे बड़ी लॉटरी निकली है, बांग्लादेश की हमसे भी बड़ी निकली है। हम तो आखिर में जो गिने चुने टुकड़े थे ना वो उठाने पे लगे हुए हैं। हाँ, पहले बारी वियतनाम की आई, थाई की आई, हाँ, इंडिया की आई। इंडिया की सबसे ज्यादा बारी लगी है। इसी तरह आप देखें ना, चाइनीज क्या कर रहे हैं, वो जो आपको कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ वो क्या होता है यार, वो सेंसर जिनसे चलते हैं यार, जिनसे गाड़ियों के सेंसर वगैरह में क्या चीजें लगती हैं, उसके लिए खास टेक्नोलॉजी बोली जाती है। अच्छा, माइक्रोचिप होंगे। माइक्रोचिप्स बनाने की लेबोरेटरी या फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान में लगाना चाहता है, तो क्या आपकी और मेरी मोहब्बत में लगाना चाहता है? और नहीं भाईजान, चाइना पे मुस्तकबिल में लगने लगी हैं पाबंदियां, तो बराह रास्त एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, तो फिर वो मेड इन पाकिस्तान कह के एक्सपोर्ट करेगा, तो इसलिए वो लगाना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको वो बताया ही था कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका चाइना की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर हो गया हुआ है। उन्होंने टेक्सटाइल मिल से बंद हो गई, तो फिर वेली पड़ी हुई थी, लेकिन लोकेशन अच्छी थी, लेबर की रसाई उस तक थी, और हॉल पड़े हुए थे, मशीनें उन्होंने निकाल के तोल के बेचती थी। तो हॉल्स के अंदर बिजली की कनेक्टिविटी थी, गैस की कनेक्टिविटी थी, सारा कुछ था। गुफ्तगू बहुत फैल गई है, जरा वापस। तो उन्होंने आके तो वहाँ पे वो स्टील मिल के साथ तय कर लिया। वो कह रहे थे हमें किराए पे दे देने का, नहीं जॉइंट वेंचर करा, तो जॉइंट वेंचर किया है। अब सेमी फिनिश्ड गुड्स चाइना से आती, उनकी फैक्ट्री में खुलती हैं, थोड़ा सा उसके अंदर वैल्यू एडिशन होती है 5-10%, 15% की मुश्किल से, और फिर वो दोबारा मेड इन पाकिस्तान लग के अमेरिका एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान अमेरिका को स्टील की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, और मेरा मतलब है कि वाह को 35-40 अरब रुपए का वॉल्यूम बनता है उसका, और इसीलिए चुप करके एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ रहे हैं यार, चुप करके पाकिस्तान के। इस तरह गारमेंट की भी बहुत सारी ऐसी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं अमेरिका को मेड इन पाकिस्तान कह के, लेकिन पायन चीने जो हैं वो प्रॉफिट का, मेरा मतलब वो 5-10% भी प्रॉफिट नहीं रखते होंगे। क्यों? यहाँ पे हमारे पास अच्छा ले जाते हैं वापस, सारा ले जाते होंगे ना। ऐसे ही है, उन्होंने कमाई के लिए फैक्ट्री लगाई है, उन्होंने कोई हमारी लेबर को, जाहिर है हमें सिर्फ लेबर की जो मजदूरी होती है, ठीक है, वो मिलती है वहां से।
या वो हमारे दोस्त को जो मतलब कि एज ए पार्टनर शेयर होल्डिंग मिलती है, ठीक है। ये फिरोजपुर रोड पे भी 2-3 चीने बैठे ने, वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां आले, सही है। ठीक है। लें जनाब आगे चले, मैंने कहा बात से बात निकलती गई और खबरें रह गई। दादाजी, हाँ। आपके दोस्त की खबर पढ़ने लगे रजा बाकर की। हाँ। वो कहते हैं कि रजा बाकर इस हवाले से पुरएतमाद है कि यूक्रेनियन वार के, रूस और यूक्रेन की वार के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी विद स्टैंड पूरे दमखम पे खड़ी रहेगी। पूरे दम यार, मतलब कि हमारा पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया है रजा बाकर साहब ने, और बेड़ा गर्क क्या होना है हमारा, ठीक है ना। हमारे अंदर और क्या फर्क पड़ना है यार, हम पहले ही उस लेवल पे चले गए हुए जहाँ पे रजा बाकर पहुंचाने की असाइनमेंट लेके आए थे। बड़े बुरे तमाद फिर रहे हैं रजा बाकर। यार स्टॉक मार्केट का क्या बना है यार आज? स्टॉक मार्केट का आज प्लस में है। अच्छा, करेक्शन आई है, 212 पॉइंट प्लस है। ओके, 43,000 से ऊपर है। शुक्र है उतना नुकसान नहीं हुआ हमारा जितना ग्लोबल मार्केटिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ग्लोबल मार्केटों का बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन इसमें वो जो ना होगो शवेज वाला मुल्क की ना था, वेनेजुएला की लॉटरी निकल आई। क्यों? इस वक्त दुनिया के अंदर जितने भी मालूम जराए हैं तेल की पैदावार के, वो सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास है, ठीक है। और वेनेजुएला पे लगी हुई थी पाबंदियां जी। उसने कहा जनाब भाई हाजिर है आपका, तेल की कमी पैदा होने ही नहीं देंगे, बस ये आपने हमारे ऊपर जो अमेरिका बहादुर आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं ये जरा हटाएं, फिर देखें भाई कैसे तेल कार देता। 8,000% की इन्फ्लेशन चल रही थी वेनेजुएला में, 8,000% की। और उसके लिए अमेरिका बहादुर बकायदा उसके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठ गया है। मुझे पता नहीं क्यों शक पड़ता, मेरी नजर से खबर ईरान के साथ भी बैठ गया है। ईरान के साथ भी बैठ गया। हाँ, ईरानी तेल भी मार्केट में आने लगा है। ईरानी तेल आए ना आए, वेनेजुएलन तेल तो बस टूटी खोल दी, ठीक है। और दुनिया और सबसे ज्यादा सोना और सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, और सबसे ज्यादा गुर्बत भी वहां पे है जी, ठीक है। तो वो बहरहाल अमेरिका बहादुर ने कह दिया है कि यार तुसी रूस पाबंदियां लगाने लगा। सऊदिया ने MBS ने सुना है कि ट्रंप उसकी बाइडन की कॉल नहीं सुनी, क्योंकि उसने उसको कहना था कि यार तेल शिल्दी और पैदावार बढ़ा दे, तो वो उसने कॉल ही नहीं सुनी। दसो यार, MBS को फोन करता है, वो कॉल नहीं सुनता, हमारे वाला इंतजार करता रहता है, उसको कॉल नहीं करता। यार बाइडन बहुत जालिम आदमी हो यार, आप तुम बहुत जालिम आदमी हो, ठीक है। हाय हाय हाय। लेकिन ज़ाहिर है वेनेजुएला का तेल मैं रजा बाकर साहब की बात से एग्री नहीं करता। रजा बाकर साहब जो हैं वो सही बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। हमारे ऊपर बराह रास्त असर हो सकता ना पड़े, लेकिन जिन ममालिक के साथ हमारी मईशत जुड़ी हुई है, अगर उन ममालिक पे असर पड़ेगा तो हम पे भी पड़ेगा। देखें ना, यूरोपियन यूनियन के अंदर अब तक सिर्फ डेनमार्क है जिसने कहा है कि मैं महाजरीन नहीं लूंगा, ठीक है। बाकी सब ने कहा है कि महाजरीन हमारी तरफ भेज दें। कल रोमानिया में एक बच्चा गया हुआ है हमारा, हमसे रहनुमाई में गया था, तो वो बताता रहता है, फ़ोन का आ जाता कभी कभी, तो मैं अक्सर फ़ोन अटेंड नहीं करता, लेकिन कल मैंने अटेंड कर लिया। मैंने कहा कि यहाँ पे अफरात-ए-ज़र की क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो उसने कहा कि पाकिस्तानी रुपयों में जो डबल रोटी यूक्रेन का इशू पैदा होने से पहले 150 की मैं लाता था, आज मैं वो 250 की लेके आया हूँ। पाकिस्तानी रुपयों की बात, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है। उसने कहा जी दूध जो था वो 100 पाकिस्तानी 120 रुपए किलो था यहाँ पे, वो आज 300 रुपए किलो लेके आया हूँ, ठीक है। मैंने कहा फिर आगे। उसने कहा कि कुछ जगहों के ऊपर पार्ट टाइम जॉब हम किया करते थे वीकेंड पे, पिछले 2 वीकेंड से उन्होंने कहा नहीं हमारे पास लेबर बहुत है, हाँ, फिनिश। हाँ। और जब हमने ज़्यादा उनको साथ मिन्नत की तो उन्होंने कहा आधे पैसों पे काम कर लो क्योंकि यूक्रेनी कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट तो आएगा ना इर्द गिर्द की मईशतों के। खबर का जरा मतलब बताएं। हाँ, कि रशियन मिक्स, हाँ, मतलब खबर ये है, ये अब पता नहीं खबर किस अखबार के अंदर छपी, फोर्ब्स के अंदर खबर छपी है कि वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है वो अमरीकी ज़रूरियात के मुताबिक तेल फराहम कर ही नहीं सकती, वो इस पोजीशन में ही नहीं है, उसकी सप्लाई चेन ही इतनी अच्छी मुनासिब नहीं है कि वो रूस पर पाबंदियों से पैदा होने वाली कमी को पूरा कर सके।
ये रॉयटर्स की खबर भी आपने पढ़ी है बैठक के हवाले से, वेनेजुएला और हाँ। अमेरिका की बैठक। हाँ, हो गई है। वाशिंगटन पिन्स ईजिंग ऑफ वेनेजुएला सैंक्शंस ऑन हाँ। डायरेक्ट ऑयल सप्लाई टू यूएस सोर्सेज। हाँ ये सोर्सेज ने कहा है। जी जी बिल्कुल, ये मैंने कल खबर पढ़ ली थी। ओके, ठीक हो बस गया, टाइम खत्म हो गया। टाइम मुके बस ले सामीन इकराम। खबरें बस अजय अभी हमने खबरें खोल ली की थी, रिदम में है ना। टाइम हो गया। चलो जी, अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।